तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऑटोमेरिज्म, एवरीथिंग। जो हर एक बेसिक पार्ट था हमने वो ऑलरेडी अच्छे से पूरे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लिए हैं। अब हमारा बेसिक जो कंसेप्ट था, बेस था, वो क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, हमें अप्लाई करना है वो सारे कंसेप्ट्स। जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई मीन्स क्या होगा, अप्लाई मीन्स ये होगा कि अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, जैम में, नेट में, गेट में या फिर कहीं पे भी जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी बताया, ये थ्योरी जो मैंने अभी बताया, इसको अप्लाई करते हुए तो मैंने क्या किया, मैंने आपको पूरे इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेट, एरोमेटिसिटी सारे टॉपिक डीप में, बहुत डीप में, विथ ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, समटाइम्स 47 एग्जाम्पल्स लेके समझा दिया ताकि, और वो एग्जाम्पल्स मैंने कहाँ से चूज़ करी, मैंने चूज़ करी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, डिफरेंट बुक्स से, जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बोला था फॉलो करूँगा मैं, सोलोमॉन्स, मॉरिसन बोआर्ड, आई.एल. फिनार, क्लेडेन, ठीक है, ये सारे बुक से मैंने कलेक्ट किया बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एट द सेम टाइम मैंने आईआईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे कुछ एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए, ठीक है, उनके जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ से, फिर पूरे एक साथ बाइंड करके मैंने कहाँ पे एसिडिटी, बेसिडिटी, स्टेबिलिटी, बाकी चीज़ों पे अप्लाई किया, और उसका भी ऐसे 20-30 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आएंगे कि आपको ये कंसेप्ट लगाना है या फिर एसिडिटी के अंदर ये प्रॉब्लम है तो एसिडिटी से ही सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे एग्जाम में। हाँ, मैंने वहाँ पे समझा दिया एसिडिटी का प्रॉब्लम, एरोमेटिसिटी का प्रॉब्लम, बेसिसिटी का प्रॉब्लम, बट एग्जाम में थोड़ी कुछ इस पार्ट के क्वेश्चंस बोल के आते हैं, क्वेश्चंस नहीं ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे आप कौन सा थ्योरी अप्लाई करोगे, डन, कौन सा इफेक्ट अप्लाई करोगे वहाँ पे, ताकि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर ठीक से दे पाओ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अभी मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूँ। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम मतलब हम क्वेश्चंस कुछ भी लेंगे, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से एटलीस्ट 28 एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा आज, ताकि आप अलॉन्ग विद दैट, तो शायद मैंने टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है, या फिर 200 क्वेश्चंस, मोर और लेस 200 क्वेश्चंस। तो 200 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे कुछ रहता नहीं है इसके बाद, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे, ये सीरीज़ जो चल रही है 13 सीरीज़ है, 13 वीडियो है, या 13 या 14 होगा जो भी है, तो सीरीज़ अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो पहले कंप्लीट कर लो, वहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। और अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता है तो आप वीडियो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं डीप से ही समझाऊंगा और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आप बोर होंगे जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पहले के वीडियो सारे कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो बोर होगा। तो मैं ऊपर जाऊँगा, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो टाइम वेस्ट ना करके आप स्टार्ट करते हैं। तो कान में ईयरफोन डाल लो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। चलो, तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे वो है एसिडिटी ऑर्डर, कंपेयर द एसिडिटी बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या करना है हमें, देखो पहले मैं क्या करूँगा, दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी के लिए मैंने ड्रॉ करूँगा, बाकी एग्जाम्पल्स में डायरेक्टली कर दूंगा वहाँ से, ठीक है। तो कंपेयर द एसिडिटी, हमको एसिडिटी कंपैरिजन करना है दोनों सिस्टम का। अब देखो एसिडिटी मतलब क्या होता है, एसिडिटी मतलब कौन सा सिस्टम इजीली H+ को डोनेट करेगा, H+ को कौन डोनेट करेगा इजीली, जो इजीली डोनेट करेगा, ओके, दैट वो एसिडिक होगा, है ना, जो इजीली डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो हमें देखना है कौन सा सिस्टम इजीली H+ को डोनेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले एसिडिटी के एग्जांपल्स में मैंने बताया था हमें कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो मान लो ये दोनों हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर सिस्टम से मैंने चूज किया, बाकी हाइड्रोजन में क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हर जगह है, तो मैं उसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशली इसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन को लेना है। अगर आपको बोल रहा है कि कंपेयर द एसिडिटी, मतलब जो मैक्सिमम एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना वही तो निकलेगा ना, जो एसिडिक है ही नहीं वो क्यों निकलेगा। अब मैं बताऊंगा कि ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं है, वो मैं बाद में आ रहा हूँ, थोड़ा पहले ये दो लेता हूँ कि ये दोनों पहले एसिडिटी कंपेयर कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ये चारों एसिडिक या फिर ये जो यहाँ पे तो सारे सेम ही है, यहाँ पे ये सारे सेम ही है, तो मैं यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ फर्स्ट एग्जांपल से मैंने ये और ये क्यों नहीं लिया, वो एसिडिक क्यों नहीं लिया, क्योंकि मोर एसिडिक ये होगा, ये लेस एसिडिक होगा, तो लेस एसिडिक क्यों होगा वो मैं एग्जाम्पल्स के बाद आ रहा हूँ, ठीक है, डन। चलो अब इसको यहाँ से मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है, चलो कर देता हूँ।
तो H प्लस छोड़ दिया सिस्टम, कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म होगा वो हमें मिल चुके हैं, एक H है और यहाँ पे एक यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो चुका है। तो ये हमारा क्या है CB, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो CB1 ओके, और यहाँ पे इस तरीके का है। और ये अगर यहाँ से हमने H प्लस छोड़ दिया तो क्या बनेगा CB नेगेटिव CB2 डन। तो CB1 CB2 हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या करना, हमें अभी क्या करना है, डायरेक्टली इसका स्टेबिलिटी देखना है, क्या होता है देखो, कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहा, स्टेबल हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन, स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब ये है ना कि ये जो पहले का पेरेंट मॉलिक्यूल था जिससे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, ये एसिडिक होगा, मतलब ये इजीली H प्लस छोड़ेगा। अगर ये मान लो अगर ये H प्लस छोड़ने के बाद ये स्टेबल ही नहीं हुआ तो क्यों H प्लस छोड़ेगा, और H प्लस छोड़ना मतलब एसिडिक होना, तो एसिडिक अगर नहीं होगा तो वो ये वाला स्टेबल कैसे होगा, एसिडिक होगा तभी तो H प्लस छोड़ेगा और तभी तो ये वाला स्टेबल होगा, है ना। तो देखना है, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर मान लो ये स्टेबल है फॉर द टाइम बिंग, मान लो ये ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये इजीली H प्लस छोड़ रहा है, और ये स्टेबल होने के लिए ये इजीली H प्लस छोड़ेगा। क्लियर बात है ना। तो हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। चलो अभी यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो सिंपल, आपको प्रैक्टिस से ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बाद में आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो ये जो फास्ट सिस्टम है ना, इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो फास्ट सिस्टम जो है इसमें रेजोनेंस होगा, किस तरीके से रेजोनेंस होगा, देखो इस तरीके से रेजोनेंस होगा। अब जब रेजोनेंस होगा हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक है, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीसरा स्ट्रक्चर ये इस तरीके का फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो फिर से और स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, मैं और नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ना, देखो अच्छे से नोट करो, 1 2 दो पाई बॉन्ड ऑलरेडी था, मतलब 4 बॉन्ड ऑलरेडी था, और ये सिस्टम क्या है, पूरा प्लानर है। एरोमेटिसिटी के वीडियो देखना, इसके लिए एरोमेटिसिटी के वीडियो देख लिए तो पूरे समझ में आ जाएंगे आपको। 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो फास्ट जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है। लेकिन सेकंड केस में, जो सेकंड केस हमें मिल रहा है ये वाला, इस केस में क्या है, ये जो कॉन्जुगेट बेस 2 है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और मैंने एक दिन बताया था कि जो रिंग होता है, रिंग मतलब क्या है, देखो यहाँ पे CH2 ग्रुप है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है ना। तो ये सारे CH2 ग्रुप, अब मैं एक कॉम्पेरिजन दिखा रहा हूँ। मान लो ये CH2 और यहाँ पे मान लो CH2+, ठीक है। ये देख लो, ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करेगा, ये जो CH3CH2 ग्रुप है ना, मतलब इथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहा है मतलब CH2 ग्रुप, CH3 के आगे वाला जो ग्रुप है, बाद में जो ग्रुप है CH2, ये भी थोड़ा सा प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये पूरे ग्रुप प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर CH3 को हम इस तरीके से ना लिख के, CH3 को अगर हम इस तरीके से ना लिख के, इस तरीके से लिखा CH2, और एट द सेम टाइम एक और H यहाँ पे अटैच कर दिया इस तरीके से, देन क्या होगा, देखो CH देन CH2, ये पूरा ग्रुप इसको प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। डन। सिमिलर चीज़ अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे, देन क्या होगा, देखो यहाँ पे CH2, मान लो यहाँ पे एक और CH2 है। तो इस तरीके से ये जो रिंग होता है ना, रिंग में CH2 ग्रुप अगर रहेगा तो CH2 ग्रुप भी रिंग बॉन्ड, इसको बोलते हैं रिंग प्लस आई इफेक्ट। तो इसको मैंने नाम दिया इस तरीके से, रिंग प्लस आई इफेक्ट। तो कोई भी रिंग इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और इंक्रीज हो गया, देन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पहले था, अभी और इंक्रीज हो गया, तो सिस्टम को क्या होगा, अनस्टेबल बना देगा। क्या बोला था मैंने, डीलोकलाइज सिस्टम और चार्जलेस सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। डीलोकलाइज्ड सिस्टम, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, और चार्जलेस सिस्टम, ये चार्ज सिस्टम है, स्टेबल नहीं है। लेकिन चार्जलेस होता है अगर सिस्टम, तो मैक्सिमम ये दोनों देखो, कोई चार्ज नहीं है तो स्टेबल है लगभग, ठीक है। हम एसिडिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है।
तो याद रखना डीलोकलाइज सिस्टम और चार्ज लेस सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी को और इंक्रीज कर देगा, मतलब सिस्टम में ऐसे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सिस्टम बोले नहीं और मैं नहीं खाऊंगा और मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे अब सुकून से रहने दो, मतलब सिस्टम को हम और अनस्टेबल बना रहे हैं, स्टेबल नहीं। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, क्या मिलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो पेरेंट मॉलिक्यूल होंगे वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म अच्छे से करेगा, स्टेबल है इसलिए अच्छे से फॉर्म करेगा। अच्छे से फॉर्म करना मतलब इजीली इस प्लस छोड़ेगा, अगर इजीली इस प्लस छोड़ेगा तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो इसीलिए 1 इज मोर एसिडिक देन 2। चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में भी एसिडिटी कंपैरिजन करना है। देखो इसमें सेम टाइप के प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें सेम टाइप के प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा अब डीप में नहीं जाऊँगा। ओके चलो मैं बस कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करूँगा। देखो सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल अलग है, हो गया। तो चलो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है, कर देता हूँ मैं कॉन्जुगेट बेस फॉर्म। तो इस तरीके से फॉर्म करना है हमें, नेगेटिव चार्ज, दूसरा जो हाइड्रोजन है ना इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस मैं इसको और इसको हटा रहा हूँ और हाइड्रोजन को ओमिट कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि कंप्लीट फिर इजी होगा हमारे लिए ये। ओके चलो इसका फिर फॉर्म कर लेते हैं। इसका फॉर्म करेंगे तो किस तरीके से आंसर मिलेंगे हमें, चलो ये स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको डाउन कर दें, इस तरीके से इस प्लस को निकाल दें सिस्टम से। अब जो ये जो बना, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर जो बने हैं, इसमें देखो ये पहले वाला सिस्टम क्या है, ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है कंटिन्यूअस रेजोनेंस में, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर और रेजोनेंस होता रहेगा, मतलब ये हमने अभी अभी देखा ये सिस्टम ऑलरेडी एरोमेटिक है, ठीक है। तो सेकेंड सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड सिस्टम में होता है ये जो नेगेटिव चार्ज इसका डिलोकलाइजेशन होगा, मतलब कितने डिलोकलाइजेशन, पूरे रिंग में कंटिन्यूअस हर चीज़ कंप्लीट होगा, कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन होगा, पूरे सिस्टम प्लानर है, पी ऑर्बिटल है, कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन है, सिस्टम साइक्लिक भी है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, n इक्वल्स टू 1, डन। तो ये अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, देन व्हाट इज दिस, दिस इज एंटी एरोमेटिक, याद रखना, दिस इज एंटी एरोमेटिक। आप बताओ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला अगर ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन सा पेरेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑफकोर्स ये पेरेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये है हमारा एसिडिटी ऑर्डर। क्लियर हुआ? ठीक है, एसिडिटी का वीडियो देखेगा तो ये सब कुछ हलवा लगेगा आपके लिए, डन। एसिडिटी प्लस एरोमेसिटी दोनों का कंसेप्ट लगा के हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे। क्लियर हुआ? चलो, तो मैंने बोला था एसिडिटी एरोमेटिसिटी हम मिक्स करके, मिसलेनियस प्रॉब्लम इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि मिक्स करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। चलो तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। चलो सेम टाइप के क्वेश्चंस देखो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लिया यहाँ पे मैंने। कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लूँगा मैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लूँगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लूँगा, लेकिन मैंने एज पहले बताया था आपको कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो था इसमें ये सारे हाइड्रोजन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं ले रहा हूँ। अब अगर एक झटके में अगर आप देखोगे, मान लो मैंने ये हाइड्रोजन लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन लिया, तो मैं क्या होगा, अगर हम इस हाइड्रोजन को एक समझ जाओ एक झटके में इस हाइड्रोजन के लिया, तो इसका अगर डीप्रोटोनेशन किया, इस हाइड्रोजन को लेके इसको डीप्रोटोनेशन किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, देखो ये कभी भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस तरह करोगे ना, यहाँ पे देखिए घुमा पाओगे थोड़ी, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है इसमें 1 2 3 ऑलरेडी 4 ग्रुप अटैच्ड है। अगर यहाँ पे लेते तो इस तरीके से रेजोनेंस कर पा रहे, देखो इस तरीके से रेजोनेंस हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ठीक है, इस सिस्टम में यहाँ पे हम नहीं ले सकते। अगर लेते तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होता, तो जो टोटली अनस्टेबल होता। एक S1 2 3, ठीक है, तो पहले क्या था, एक और हाइड्रोजन मतलब sp2 कार्बन एटम था, sp2 कार्बन एटम में हम नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो दैट वाज क्वाइट अनस्टेबल। दैट्स वाई हमने क्या लिया, यहाँ पे नेगेटिव, हमेशा इस हाइड्रोजन को लेना है हमेशा, ठीक है, याद रखना, ताकि हम इस सिस्टम को एरोमेटिक बना पाए। तो देखो जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा हम उसको ही तो निकालेंगे ना एसिडिटी कंपेयर करते वक्त, जो एसिडिक है ही नहीं उसको क्यों निकाले हम, एक्सेप्ट अगर बता दे कि इस पार्टिकुलर हाइड्रोजन एटम का एसिडिटी बताओ इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, देन अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बस बोल रहा है कि एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करो। व्हाट डज दैट मीन, हमें एसिडिटी देखना है मोस्ट एसिडिक एटम से, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम को लेके। क्लियर हुआ? इसीलिए हमने यहाँ पे ये नहीं लिया, बस इस हाइड्रोजन को लिया, और यहाँ पे ये तो सारे सेम ही है, इसका छोड़ो, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लिया हमने। चलो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ, ठीक है, डन। चलो अभी सेकंड इस पार्टिकुलर थर्ड एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। चलो तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है।
कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है तीनों का, चलो कर लेते हैं। देखो तो फर्स्ट सिस्टम जो होगा ये होगा, तो ये वाला CH3 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 CH3, यहाँ पे CF3 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 CF3। अब बताओ फ्लोरीन, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, बस हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है देखो, यहाँ पे फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन एटम अटैच्ड है, सॉरी कार्बन एटम, ठीक है। तो ये जो CF3 ग्रुप है, CF3 फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर मान लो किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मेरे इस हाथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर नीचे कोई ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली इस तरफ फ्लो हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे इजीली आ पाएगा, राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला कोई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, मेरे हाथ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इस पेन को मान लो, एप्पल पेंसिल को मान लो, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो अगर पुश कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में बिखर जाएगा, पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा, दैट इज टोटली स्टेबल बनाएगा सिस्टम को, ताकि क्योंकि मैंने बोला था सिस्टम को डीलोकलाइज करना है, नहीं तो बिखरना है, नेगेटिव चार्ज को बिखर देना है, चार्ज को स्प्रेड थ्रू आउट द सिस्टम करके देना है, ठीक है। सिस्टम में जितना चार्ज स्प्रेड हो जाएगा सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो डन, चलो तो तीनों सिस्टम सेम जैसा है, बस ग्रुप अलग अलग है। देखो यहाँ पे CF3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। तो CF3 ग्रुप होता है वो क्या, कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, ये जो सिस्टम है ये कुछ नहीं करता। और दूसरा CH3 ग्रुप है, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। आप बताओ ये जो तीनों सिस्टम्स होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है या नेगेटिव है, तो अगर आपने ये एग्जांपल समझ गए तो देखो सेम है, सेम चीज़ है। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो ऑफकोर्स करेगा, ठीक है, ये रेजोनेंस में तो ऑफकोर्स पार्टिसिपेट करेगा इस लोन पेयर से, नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पे से जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से नेगेटिव होगा, फिर यहाँ से इस तरीके से नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा। तो एज यूजुअल ये ऑलरेडी मैं और बहुत बार दिखा चुका हूँ, अभी दिखा नहीं रहा हूँ वो रेजोनेंस, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करेगा दैट मीन्स ये क्या होगा, एक एरोमेटिक सिस्टम होगा, ये एक एरोमेटिक सिस्टम होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। सिमिलरली ये भी एरोमेटिक होगा, डन। सिमिलरली ये भी एरोमेटिक होगा, तो तीनों एरोमेटिक हो, सेम रिंग तो सेम है ना, बाकी सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे CF3 CH3 जो भी है, रिंग के अंदर तो सेम चीज़ें है ना, तो एरोमेटिक होगा, रिंग ही चाहिए एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए हमें। अब एरोमेटिक, अगर तीनों एरोमेटिक होगा तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है कौन ज़्यादा इजीली एरोमेटिसिटी शो करेगा। एरोमेटिसिटी शो करना मतलब यहाँ पे देखो सारे फैक्टर, साइक्लिक है, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन हो रहा है, देन पी ऑर्बिटल ऑफ कोर्स है, कार्बन एटम तो पी ऑर्बिटल ऑफ कोर्स होगा, देन अदर सिस्टम लाइक, बस हो गया, डन, कुछ बाकी चीज़ नहीं, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे n = 1 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल अवेलेबल है, डन, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन अब क्वेश्चन है जो डीलोकलाइजेशन होगा, मैंने बोला था ना साइक्लिक या कंटिन्यूअस कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन चार्ज का, तो अब किस में कितने इजीली कंजुगेशन होगा, कितने इजीली इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, वो हमें देखना है। तो जो फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम में देखो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये जो फ्लोरीन एटम ये माइनस इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है तो बोलेगा भाई ठीक है आप मुझे खींच रहे हो तो मैं जाता हूँ आपके साथ। अगर इजीली नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस इफेक्ट तो क्या होगा, इजीली नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, इजीली नेगेटिव चार्ज पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो पाएगा, तो ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, ठीक है, ये सिस्टम मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। सिमिलरली अगर एक बात बोलूँ कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है, सिस्टम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पुश कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्लासा इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को हमेशा पुश कर रहा है सिस्टम में। अगर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और पुश कर रहा है तो बोलेगा भाई ऑलरेडी नेगेटिव तो है, तो ऑलरेडी आप लोग और इलेक्ट्रॉन मुझे दे रहे हो तो मैं तो स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ देन व्हाट विल हैपन, देन ये बोलेगा ठीक है मैं नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम डीलोकलाइज करता हूँ, मतलब ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और पुश कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव रिपल्शन क्रिएट होगा थोड़ा सा, इसलिए रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन तो होगा, कंजुगेशन तो होगा, बट उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। अगर इफेक्टिवली नहीं होगा देन क्या होगा, सिस्टम लेस स्टेबल बन जाएगा। हो गया। अब से
जो मिडिल सिस्टम है इसमें देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, एज यूजुअल नॉर्मल होगा, मतलब ये बीच में रहेगा। तो ये मोस्ट स्टेबल, ये लेस स्टेबल और ये बीच में। तो अब बताओ एसिडिटी ऑर्डर में क्या होगा, अगर ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा जो खींचेगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये मैक्सिमम स्टेबल है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये लेस स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, तो इसका एसिडिटी मैक्सिमम, उसके बाद ये, तो ए एसिडिटी ऑर्डर जो हमें मिलेंगे ए, देन बी, देन सी। तो ये होगा हमारा एसिडिटी ऑर्डर। हो गया क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 4 में चलो, तो सिमिलरली ये हाइड्रोजन, दो जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिटी हमें निकालना है क्वेश्चन 4 में। ठीक है, देख लो, पॉज करके देख लो। और क्या करना आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर बाकी एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो समझ लो किस तरीके से हो रहा है। चलो मैं समझा देता हूँ। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है हमें, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है हमें। ओके, तो नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे इस तरीके का होगा, सॉरी, ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पे जो CO CH3 ग्रुप है, CO CH3 ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस कर सकते हैं दोनों सिस्टम में, कर सकते हैं ना। तो ये फैक्टर दोनों सिस्टम में कॉमन है, ये फैक्टर दोनों सिस्टम में कॉमन है, मतलब इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसका एसिडिटी ज़्यादा है। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ए है, कॉन्जुगेट बेस बी है, ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, मान लो। ठीक है, हमें कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब क्या करना है, अगर ये दोनों केस डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो हम इससे एक्सप्लेन नहीं करेंगे सिस्टम को। हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम को, बाकी फैक्टर से। तो जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, देखो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ गया, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ गया तो क्या होगा, सिस्टम में एरोमेटिसिटी क्रिएट होगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने पहले भी समझा दिया आपको, ये सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी एरोमेटिक सिस्टम, चलो ओ सॉरी यहाँ पे 2 बॉन्ड होगा। अब इस सिस्टम में देख लेते हैं, इस सिस्टम में अगर हम रेजोनेंस करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे ये आएगा। अच्छी बात है, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COCH3 और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल में, देखो अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में रेजोनेंस करोगे तो कंटिन्यूअस रिलोकेशन होगा इस सिस्टम में। अब करो, खुद से करो, मैंने बहुत बार दिखाया इसलिए अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। एरोमेटिसिटी में बहुत ये एग्जाम्पल मैंने किया। ठीक है, अब इस सिस्टम में करो, इस सिस्टम में अगर आपको दिखाना है तो देखो इस तरीके से डलोगे, लेकिन अब उठाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे है ही नहीं पाई बॉन्ड कोई, तो रेजोनेंस हैम्पर होगा। यहाँ पे नो मोर रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस और नहीं होगा दैट मीन्स ये सिस्टम कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन शो नहीं कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन, ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, तो ये क्या हुआ, ये सिस्टम हमारा बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। हमारा ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये बनेगा नॉन एरोमेटिक, और ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा एरोमेटिक। अब मतलब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या, ए ग्रेटर देन बी। क्लियर हुआ? आई होप। ये एरोमेटिसिटी की वजह से, दूसरा ये एरोमेटिसिटी और दूसरा नॉन एरोमेटिसिटी की वजह से इसमें इसका ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अगर ज़्यादा स्टेबल होगा देन इसका कोरोस्पोंडिंग पेरेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। अब आ जाओ बेसिसिटी सॉल्व करना है। अब हमें बेसिसिटी सॉल्व करना है, बेसिसिटी का प्रॉब्लम। तो बेसिसिटी मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है कोई भी एक एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं तो लोन पेयर रहेगा, और वो लोन पेयर का उस पार्टिकुलर एटम के ऊपर अवेलेबिलिटी देखना है हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन अ एटम, ऑन एन एटम। ओके, अगर एक एटम के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देखना है और नेगेटिव चार्ज का अवेलेबिलिटी दो देखो, एक फर्स्ट देखना है हमें उस पार्टिकुलर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है कि नहीं। अगर दोनों में है तो देखना है किसके ऊपर ज़्यादा है, जिसके ऊपर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा वो इजीली
कितने इजीली किसी और को डोनेट कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों के ऊपर इक्वल अवेलेबल है तो हमें देखना है क्या, कितने इजीली वो किसी और को डोनेट कर रहा है। तो बेसिसिटी होने के लिए अवेलेबल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अवेलेबल तो इंपॉर्टेंट नहीं, एट द सेम टाइम फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबिलिटी। सेकंड क्राइटेरिया की डोनेशन कैपेबिलिटी, डोनेशन कैपेबिलिटी। तो याद रखना, ये दोनों क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया अवेलेबिलिटी होना है, सेकंड क्राइटेरिया किस तरीके से कितने इजीली वो किसी और को वो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है या फिर लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, वो भी हमें देखना है। चलो दोनों एग्जांपल कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो लोन पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें देखना है पहले कितना ज़्यादा अवेलेबल है इन दोनों सिस्टम में। तो क्या करना है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको रेजोनेंस इस तरीके से रेजोनेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर CH3 होगा, डबल बॉन्ड NMe2 होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर छोड़ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, ये फॉर्म हो गया। अब देखो सेम लॉजिक, ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है, एरोमेटिक, यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना है, एरोमेटिसिटी NMe2 प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड NMe2, चलो मैं करके दिखाता हूँ पूरा, ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। देखो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, सेम सिस्टम है, जो मैंने पहले नहीं दिखाया वो ही मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इजीली समझ पाओ आप। ये फिर यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे ये जा रहा है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टम छोड़ रहा हूँ, बाकी बस रीन का कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सेम ही है, ये नेगेटिव, फिर से ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। अगर हम ये करेंगे तो ये देखो, ये जो फास्ट वाला था ना, ये जो फास्ट वाला था, ये वाला फिर से ये आ जाएगा, डन। अगर ये इस तरीके से कंटिन्यूस, अब अगर ये आ गया फिर से ये प्रोसेस होगा, फिर से ये आ गया, फिर से प्रोसेस होगा, मतलब कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन चल रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल है कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्या, एक एरोमेटिक है, क्योंकि ये एरोमेटिक का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, डन। तो ये सिस्टम है, बी सिस्टम हो गया। अब सेकंड बी सिस्टम में लेते हैं। बी सिस्टम में क्या होगा, बी सिस्टम में हमें क्या करना है, इसको रेजोनेंस दिखाना है। चलो ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है, कर दिया, मैंने कर दिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो NMe2 प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया फॉर्म हमारा। अब देखो, अब कुछ हो सकता है क्या इस सिस्टम में, कुछ पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो और पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये रेजोनेंस में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये क्या था, एक न्यूट्रल सिस्टम, ये एक न्यूट्रल सिस्टम था। और ये क्या है, एक चार्ज सिस्टम, ये एक चार्ज सिस्टम। अब बताओ न्यूट्रल और चार्ज कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, हाँ बताओ। अगर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है चार्ज सिस्टम में, तो अगर चार्ज सिस्टम स्टेबल होता डीलोकलाइजेशन के थ्रू बात अलग थी, लेकिन डीलोकलाइजेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा देन ये सिस्टम स्टेबल थोड़ी होगा, नहीं होगा, ये इस तरीके से रहेगा। अगर ये इस तरीके से रहेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल रहेगा तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्यों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अगर एक बार ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर दिया, जो सिस्टम बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम के साथ डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। जो एज ये नेगेटिव चार्ज इसमें बिजी हो रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर का डेंसिटी घट जाएगा। अगर लोन पेयर का डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो ये इस कारण की वजह से अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हुआ तो किसी और को इजीली डोनेट थोड़ी कर पाएगा, दोनों तो नाइट्रोजन एटम ही है, डन। तो अगर किसी इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, अगर डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका बेसिसिटी कम होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर। सेम देखो, सेम एग्जांपल है तो आपको ये सिस्टम ऑलरेडी आपको जाना पहचाना, जो ये फास्ट सिस्टम था सेम सिस्टम मैंने ड्रॉ किया। सेकंड सिस्टम में हमें करना है, चलो सेकंड सिस्टम कर लेते हैं। सेकंड सिस्टम में इस तरीके से करना है मुझे, -H+। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये एक एरोमेटिक सिस्टम, ये जो है ना अच्छे से नोट करना, जब ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस जब कर रहा है ना तो ये क्या बन रहा है, एक एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है।
एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है ये एक, ठीक है, एरोमेटिक बन रहा है। तो एरोमेटिक बनने के लिए वो स्टेबल होगा, तो ये क्या है, जो सी बी होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक बनेगा। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से करना, तो प्रैक्टिस करना, फिर से ड्रॉ करना, आपके लिए अच्छा है ये। तो वो एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सिस्टम को, इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, CH3 होता है। कार्बन एक कॉर्नर मतलब क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो अटैच रहेगा ही, वैलेंसी पूरा करने के लिए। Me2 यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज से डिलोकलाइजेशन तो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस है, फिर से होगा, ठीक है ना, फिर से होगा यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ओके, NMe2 प्लस। अब फिर से होगा, देखो इस तरीके से अगर मैं करूँ तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें फिर से मिल चुके हैं, ये स्ट्रक्चर हमें फिर से मिल चुके हैं। अब फिर से करेंगे तो फिर से आएगा, मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। दैट मीन्स क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, n = 1। दैट मीन्स ये क्या है, एक एंटी एरोमेटिक है। डन। ये जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है ना, इस पर छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस मिला है, ये वाला, ये जो कॉन्जुगेट बेस, वो क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस है। और ये क्या था, एक एरोमेटिक। अब बताओ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर एरोमेटिक बेस कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग पैरेंट मॉलिक्यूल का एसिडिटी ज़्यादा होगा। तो हमें मिल चुके हैं ए और बी में किसका एसिडिटी ज़्यादा है, ए > बी। क्लियर हुआ। एसिडिटी का वीडियो देखोगे तो ये सब कुछ हलवा लगेगा आपके लिए, ठीक है। जो मैंने 20 एग्जाम प्रॉब्लम एसिडिटी प्रॉब्लम्स का जो थंबनेल है वो पर्टिकुलर वीडियो। चलो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। कंपेयर द बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना, ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, यहाँ पे तो बेसिसिटी मतलब क्या, लोन पेयर जिसके ऊपर है उसी एटम का बेसिसिटी देखना होता है हमें। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो कौन से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी वो हमें देखना होगा, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं। ये A1 सिस्टम है, ये नंबर A सिस्टम है, ये B सिस्टम है, ले लो। अब देखना है कौन से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। देखो अगर हम उसको देखना चाहे, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो आप फॉर द टाइम बिंग आप सोचोगे कि हम किस तरीके से दो तो सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन करके है, तो हम किस तरीके से डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। थोड़ा टफ हो जाता है सोचना, राइट, सोचना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला था, देखो एसिडिटी का एसिडिटी देखने के लिए हमें कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखना होता है। अगर उल्टा करके मैं बोलूँ, बेसिसिटी का बेसिसिटी देखने के लिए हमें कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखना पड़ता। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है ना। चलो कॉन्जुगेट एसिड किस तरीके से फॉर्म होता है, अगर हम किसी को H+ खिला दे, कोई भी बेस को H+ खिला दे, प्लस H+ खिला दे, खा जाएगा ऑक्सीजन एटम। खा के क्या बनेगा, देखो नोट करना, OH और एक प्लस आ जाएगा और एक लोन पेयर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये होगा, प्लस आ जाएगा H, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। हमें बन चुका है, हमें मिल चुके हैं कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, ये ओके। तो ये CBA, ये CBB, ठीक है, CBA और CBB। चलो अब हमें देखना है ये जो कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी गलत बोला मैंने, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड है ये, कॉन्जुगेट एसिड A और कॉन्जुगेट एसिड B, कॉन्जुगेट बेस नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हमने देख लिया इन दोनों कॉन्जुगेट एसिड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर वो हमने डिसाइड कर लिया, देन हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ना कि एज ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये इजीली फॉर्म होगा फ्रॉम द बेस। अगर ये बेस से इजीली फॉर्म होगा, मतलब बेस का बेसिसिटी, कॉन्जुगेट बेस कब फॉर्म होगा, जब बेस बेसिसिटी शो करेगा। अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब बेस बेसिसिटी इजीली शो करेगा ये स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करने के लिए, मतलब उस पार्टिकुलर बेस का बेसिसिटी ज़्यादा होगा अगर उस हमें कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी मिले। अगर मान लो ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इस बेस का बेसिसिटी ज़्यादा होगा। सेम लॉजिक है, एसिडिटी और कॉन्जुगेट बेस का जैसे रिलेशन होता है, सेम लॉजिक है। डन, ओके। अभी देखो H+, ठीक है, यहाँ पे H+, यहाँ पे H+, डन।
अभी हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर प्लस है, दैट इज़ नॉट फेवरेबल, दैट इज़ नॉट फेवरेबल, तो इसको हम स्टेबल बना देंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। अगर हमने इसको स्टेबल बना दिया, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको भी छोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा। इन दोनों को मैंने कर दिया छोटा, ठीक है, और इसको शिफ्ट कर देता थोड़ा सा। डन। अभी हमें मिल चुके हैं दो स्ट्रक्चर। अभी ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, हमें देख इस प्लस शिफ्ट करने, ये जो लोन पेयर इसको शिफ्ट करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है वो हमें देखना है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे OH, दो लोन पेयर अभी अवेलेबल हो गया है इसके ऊपर। और इससे क्या बनेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर से हमें ये मिलेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर जैसे अवेलेबल था पहले वैसे ही रहेगा। आप नोट करो, जो ये सिस्टम है इसमें क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, राइट। ये सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। किस तरीके से, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये लोन पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ देन ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे लोन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन, ओके, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। तो सिस्टम में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन के वक्त, देखो 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन बस। पॉजिटिव चार्ज का तो कोई है तो होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो किस तरीके से करेगा, नहीं करेगा वो, कुछ भी डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, बस 2 to 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या, 4n पाई रूल सेटिस्फाई कर रहा है, n = 1। ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ये एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। लेकिन जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें क्या होगा, देखो 3 बॉय, तो एज सिमिलर तरीके से इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये, इस तरीके से रहेगा। फिर ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और रेजोनेंस होता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब कुछ भी डोनेट नहीं करेगा, लेकिन अंदर 1 2 3, ये एग्जांपल मैंने लास्ट दिन एरोमेटिसिटी के वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो 1 2 3 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, n = 1। अगर ये पुट कर दोगे तो ये सिस्टम पूरा एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये सिस्टम क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, एक एरोमेटिक, ये बन गया हमारा एरोमेटिक, और ये हमारा बन गया एंटी एरोमेटिक। तो मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड हुआ ना, ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है देन ये वाला, ठीक है, देन हमें क्या बोल सकते हैं, इसका जो पेरेंट, उसका कोरस्पॉन्डिंग पेरेंट मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बेसिक है, मतलब A इज़ मोर बेसिक देन V। क्लियर हुआ? आई होप नाउ इट्स क्लियर टोटली। तो मतलब इसके ऊपर इसके ऊपर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी देन इसके ऊपर, ओके, क्योंकि अवेलेबिलिटी मतलब क्या, हमें कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखना होता है। मैंने क्या बोला था, दो तरीके से देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी से, दूसरा कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी से। हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी लगाया। अगर आप बोलोगे नहीं मैं बस अवेलेबिलिटी देखना है, तो कुछ नहीं करना, H+ छोड़ो, यहाँ पे बस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दो, O- कर दो, स्टेबल है, मोरलेस फेवरेबल है। फिर जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑफकोर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, फिर पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन करो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्म होगा उसका डीलोकलाइजेशन करो, देखोगे ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिक कैरेक्टर, ये लेस स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें शिफ्ट हो रहा है, मतलब ईजिली ये बॉन्ड टूटेगा और इजीली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ने के बाद सिस्टम क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, जो एक अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल क्यों बनेगा सिस्टम, अगर अनस्टेबल नहीं बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं होगा,
शिफ्ट होकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ही नहीं करेगा तो यह रीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर भी नहीं करेगा। तो मतलब स्टेबल होने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, और ये स्टेबल होने के लिए ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा सिस्टम। क्लियर हुआ? आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप खुद से बताना इसमें क्या है, इन दोनों सिस्टम में कौन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, देखो मैं सिमिलर तरीके से करूँगा, डीप में नहीं जाना है इसको, कि आपको ऑलरेडी पता समझ में आ गया कि इस O माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखना है बस हमें, O माइनस और यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिस्टम में, देन क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2/1 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है, n = 0, और यहाँ पे क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, n = 1। तो अगर ये 2 है और ये यहाँ पे 2 है तो कौन एरोमेटिक है बताओ? ये जो है ये एरोमेटिक होगा और ये जो है एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो किसकी कौन इजीली यहाँ पे बॉन्डेड जो पाई बॉन्ड होगा उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर? फर्स्ट सिस्टम जो है ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो सिस्टम ए इजीली शिफ्ट करेगा इसके ऊपर, और शिफ्ट करने के बाद एरोमेटिक बन जाएगा, मतलब शिफ्ट करने के बाद स्टेबल बन रहा है तो इजीली शिफ्ट करेगा। और ये वाला क्या करेगा, शिफ्ट करने के बाद अनस्टेबल बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक क्या होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो शिफ्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, अगर अवेलेबिलिटी बढ़ गया देन इसका बेसिसिटी बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म नहीं किया, अगर आप चाहोगे तो कॉन्जुगेट एसिड भी यहाँ पे फॉर्म करके देख सकते हो। सेम लॉजिक यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम को H+ खिला देना कोरेस्पोंडिंग सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या होगा O- की जगह पे बस OH बॉन्ड क्रिएट होगा और नथिंग एल्स। बाकी सारे एग्जाम्पल्स सिस्टम का एक्सप्लेनेशन सेम है। क्लियर? तो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करके स्टेबिलिटी देखो, या फिर इस तरीके से घुमा के देखो। तो इस तरीके से घुमाने से मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो आपको पता नहीं है कि ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है। अगर आप मैं बोलूँ आपको पता नहीं है कि ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करोगे, मैं बोल क्वेश्चन नहीं कर सकता ये बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो आप। ठीक है, लेकिन अब अगर आप कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करोगे बोलोगे हाँ मैं कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे OH फॉर्म कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सिस्टम में H+ डाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में H+ डाल रहे हो आप। क्लियर हुआ? तो ये समझाना था मुझे आपको। ओके, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 में चलो। अब देखो इसमें कंपेयर द बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब किसके ऊपर ज़्यादा अवेलेबल है लोन पेयर। क्लियर? दोनों नाइट्रोजन रम है, मतलब दोनों के ऊपर अगर अवेलेबल इक्वली रहेगा तो हमें तब नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा कौन इजीली छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी फर्स्ट क्या देखना है, अवेलेबिलिटी। अगर दोनों पे अवेलेबिलिटी सेम है देन सेकंड में देखना है कौन इजीली छोड़ रहा है, क्योंकि बेसिसिटी शो करने के लिए लोन पेयर को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिसिटी शो करके क्या करेगा, वो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। एसिड मतलब क्या होता है, ये किसी को H+ को खाएगा, H+ को खाएगा मतलब क्या, एक H+ के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन को लोन पेयर छोड़ के H+ के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करना, तो मतलब H+ को ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर इसको छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे छोड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें बस अवेलेबिलिटी से अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम, तो छोड़ने का रीज़न नहीं आता है यहाँ पे, छोड़ने का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना हमें। ठीक है, ओके डन। चलो फिर देख लेते हैं, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, इसमें अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट सिस्टम है, ये जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करेगा, हर कोई चाहता है पार्टिसिपेशन करना, बिकॉज ऑफ उसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर लिया। नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे हुआ, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे फॉर्म हुआ, फिर नेगेटिव यहाँ पे आया, यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस देखो समझ पा रही हो मैं क्या, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ना इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम स्टेबल है, तो क्या करता है ये नाइट्रोजन एटम, ये जो है उल्टी खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या करता है, एक तो लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन खींच के एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन खींच के। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ओके हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम में डीलोकलाइजेशन होगा, तो याद रखना ये पायरोल है, ये पिरिडीन है, ये पायरोल है और ये पिरिडीन है। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। चलो देख लेते हैं किस तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेंगे इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस और होगा।
इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन होगा इस सिस्टम में, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा सिस्टम में, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम देखो 1 2 3 4 5 6 सिस्टम है, मतलब ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, तो ऑलरेडी ये स्टेबल है, ये सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अगर लोन पेयर यूज़ नहीं करेगा उससे पहले कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 4, मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि करेगा ऑफकोर्स, तो क्या हो रहा है देखो, कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन के थ्रू 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, n = 1। अगर ये करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक बन जाएगा। आप बताओ, ये एरोमेटिक बनने के लिए अपना लोन पेयर यूज कर रहे हैं सिस्टम को, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम हो गया, स्टेबल होने के लिए ये एरोमेटिक बनेगा, मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा, तो स्टेबल होने के लिए इसका लोन पेयर यूज करके ये एरोमेटिक बन जाएगा। इसका तो लोन पेयर यूज ही नहीं करना, अगर ऑलरेडी पहले से ये एरोमेटिक स्टेबल है। मैंने बस दिखाया किस तरीके से रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है। इसमें कभी भी ये लोन पेयर यूज नहीं करता रेजोनेंस के लिए, लोन पेयर अपने पास ही रखता। देखो ये नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर तो है ही, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया सिस्टम में, है ना। हमें बेसिसिटी कंपेयर करना है, मतलब अवेलेबिलिटी देखना है पहले, तो इसके ऊपर अवेलेबल नहीं रह रहा है क्योंकि इसको एरोमेटिक बनना है। इसके पास अवेलेबल पहले तो था और बढ़ गया अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये, और अगर नहीं भी करेगा तो भी ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो इसके पास अवेलेबल ज़्यादा है देन दिस, इस पर नहीं रहेगा। अगर इसके पास अवेलेबल ज़्यादा है तो किसका बेसिसिटी ज़्यादा है, बी का बेसिसिटी ज़्यादा है देन ए। अब हमें इस पार्टिकुलर सिस्टम का एसिडिटी कंपेयर करना है। देखो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है, तो हमें क्या करना है, एसिडिटी कंपेयर करने के लिए हमें कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना होता है। तो कॉन्जुगेट बेस मतलब H+ छोड़ना होता है सिस्टम से, जो पार्टिकुलर हाइड्रोजन का एसिडिटी कंपेयर करना होगा वो H+ छोड़ना होगा। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, H+ छोड़ने के बाद क्या फॉर्म होगा उसको, तो ये H+ छोड़ के यहाँ पे CH2 होगा, CH2- होगा, CH2- होगा और CH2- होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ओके डन। ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा, ओके डन, राइट। अब देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। मान लो SCB कॉन्जुगेट बेस ए है, ये कॉन्जुगेट बेस बी है ये, और ये कॉन्जुगेट बेस सी है ये। हमें देखना है कॉन्जुगेट बेस ए बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो हमें ये देखना है पहले। अब उसके लिए क्या करूँगा मैं, स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे रेजोनेंस करने की कोशिश करूँगा मैं, देखो अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड सिस्टम है नहीं जो कि बाहर इस तरफ जाएगा, कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सिस्टम में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अगर कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये लोकलाइज्ड बन जाएगा। अगर लोकलाइज्ड बन जाएगा देन ये सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा, ये सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन इन द सेकंड केस व्हाट विल हैपन, देखो अगर हम यहाँ से नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा उसको हम रेजोनेंस कर सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से। फिर जब यहाँ पे रेजोनेंस रिंग स्ट्रक्चर एक मिलेंगे, चलो ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ये वाला जो होगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपको, एक और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ये वाला, फिर ये और रेजोनेंस होगा इस तरीके का, ये इस तरीके का रेजोनेंस माइनस फॉर्म होगा और यहाँ पे इस तरीके का होगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे भी रेजोनेंस खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को छोटा कर देता हूँ ताकि मैं बाकी पिक्चर भी ड्रॉ कर पाऊँ नंबर 3 सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसको मैं छोटा करके इस तरफ रख देता हूँ। अब तीसरे सिस्टम के लिए जो ये होगा, ये पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस है हमारा, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा छोटा करके ऊपर खिसका देता हूँ। ये कॉन्जुगेट बेस हमारा फॉर्म हो चुका है। अब देखो, अब इसको इस तरीके से रेजोनेंस करता हूँ मैं, ठीक है। देखो किस तरीके से होता है, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और इस तरीके का स्ट्रक्चर और सेम टाइम इस तरीके का। अब देखो, अब जब मैं करूँगा इस तरीके का रेजोनेंस, इस तरीके का रेजोनेंस में करूँगा, तो देखो ये सिस्टम है ना, ये एक नेगेटिव चार्ज, ये इस टाइप का सिस्टम है ना, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब इस तरीके का सिस्टम है। तो इस तरीके का सिस्टम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एक एरोमेटिक सिस्टम होता है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक एरोमेटिक
सिस्टम बनेगा जो इक्विवेलेंट है इस टाइप के सिस्टम के साथ। अगर ये एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बनेगा, देन व्हाट विल हैपन, कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या हो, दूसरा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और फास्ट वाला तो अनस्टेबल है, कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं उसमें। अब जब ये मोस्ट स्टेबल होगा मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल होगा और दूसरा इस तरीके का होगा, राइट। तो हमें ऑर्डर क्या मिलेंगे, एसिडिटी ऑर्डर जो होंगे वो होंगे सी, देन बी, देन ए। क्लियर। तो ये है, ये तो होगा हमारा एसिडिटी ऑर्डर। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लेना है, एक क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्लेन द रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी। रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, हमें एक सिस्टम के लिए मान लो कहा गया, इस सिस्टम के लिए ये जो बॉन्ड एनर्जी होगा ना, ये जो डबल बॉन्डेड बॉन्ड एनर्जी होगा, इस डबल बॉन्ड को तो हम मतलब घुमा नहीं सकते, राइट। डबल बॉन्ड को हम घुमा नहीं सकते, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को घुमाने की कोशिश करेंगे देन ऐसे दो बॉन्ड एक साथ ऐसे अब रोटेट नहीं कर सकते उसको हम, लॉक्ड होता है वो सिस्टम। लेकिन एक टाइम इतना अगर हम इतना एनर्जी सिस्टम में प्रोवाइड दे दे, ठीक है, फिर वो डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद वो घुमा पाएंगे हम सिस्टम को। तो बहुत सारा एनर्जी बाहर से डालना होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखो, इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमें बाहर से ये लिखा है कि ओनली 14 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर से डालना होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमें बाहर से ज़्यादा एनर्जी डालना ही नहीं है ना। तो ये क्यों है, ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है, बाहर से बहुत कम एनर्जी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इजीली घुमा पाएंगे। मतलब इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है ही नहीं, इसका डबल बॉन्ड तो फिक्स्ड है, यहाँ पे इसका इतना एनर्जी है, इसको इतना एनर्जी चाहिए, लेकिन दिख रहा है दोनों डबल बॉन्ड, तो इसको क्यों कम एनर्जी चाहिए वो देखना है। देखो, अगर सिस्टम को स्टेबल होने का मौका मिल रहा है तो सिस्टम स्टेबल होगा ना। तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ये सिस्टम, ये रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये दोनों रिंग अलग अलग रिंग है, ठीक है। लेकिन ये दोनों रिंग अपने आप को और स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट कर देगा, इस तरीके से शिफ्ट कर देगा। अगर इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, जो फॉर्म होगा वो मैं ड्रॉ करता हूं, ये एक फॉर्म होगा, ये एक फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इस तरीके का, तो देखो ये पॉजिटिव का डिलोलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो इससे क्या बनेगा, ये सिस्टम एरोमेटिक, ये सिस्टम बनेगा एरोमेटिक। और ये नेगेटिव चार्ज का डिलोलाइजेशन यहाँ पे होगा, 2 4 और ये नेगेटिव चार्ज मतलब 2 4 6, तो ये भी बन जाएगा क्या, एरोमेटिक। तो दोनों सिस्टम एरोमेटिक बन रहे हैं। अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया तो एरोमेटिक बनने के लिए ये डबल बॉन्ड सिस्टम अपने आप तोड़ देगा। अगर सिस्टम अपने आप ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा है, दैट मीन्स दोनों को स्टेबल बनाने के लिए, दोनों को एरोमेटिक बनाने के लिए, एरोमेटिक होना मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होना। इसीलिए इस डबल बॉन्ड को हम एक्चुअली में डबल बॉन्ड जो दिख रहा है वो प्योर डबल बॉन्ड है नहीं, वहाँ पे इजीली ये बॉन्ड टूट रहा है सिस्टम में, ठीक है यार, इस सिस्टम को एरोमेटिक बनाने के लिए। अगर ये डबल बॉन्ड टूट रहा है तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है तो उस बॉन्ड लॉक्ड कम है सिस्टम में, ये बॉन्ड लॉक है। अगर लॉक्ड कम है, ठीक है, देन क्या होगा, ये सिस्टम को हम इजीली घुमा सकते हैं, इसको रोटेशन इजीली कर सकते हैं। तो अगर रोटेशन करेंगे तो बहुत कम एनर्जी देंगे, 14 किलो कैलोरी पर मोल, जहाँ पे ये 65.68 किलो कैलोरी पर मोल, तो बहुत कम एनर्जी से ये बॉन्ड घूम जाएगा या फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ये जो सेकेंड बॉन्ड है, ओके, वो बॉन्ड टूट जाएगा, बस सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हम उसके बाद इसको घुमा सकते हैं। क्लियर हुआ अभी, क्योंकि ये दोनों सिस्टम को स्टेबल होना है, इसलिए बॉन्ड तोड़ के हमें दोनों को एरोमेटिक बना के सिस्टम को सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बना देगा इस बॉन्ड को, राइट। इसीलिए हम इस बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को घुमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंगल बॉन्ड तो ऐसे जिधर घुमाओगे घूमेगा ना, लेकिन डबल बॉन्ड क्या होता है, एक लॉक्ड सिस्टम होता है, घुमाने जाओगे तो वो नहीं घूमता है ना। चलो डन हो गया। तो अब दूसरे एग्जांपल ले लेते, चलो CN रोटेशनल एनर्जी, CN रोटेशनल एनर्जी देखते हैं। C सिंगल बॉन्ड N रोटेशनल एनर्जी, मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी, इन दोनों को हमें देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड का रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है, वो इजीली हम रोटेट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड को, बट डबल बॉन्ड को नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे ऐसा होता है, तो यहाँ पे पकड़ो या यहाँ पे पकड़ो, रोटेट करो, लेकिन डबल बॉन्ड होता है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे पकड़े रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर इस तरीके का ऐसे मिक्सड अप हो जाता है, ठीक है, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो डबल बॉन्ड को रोटेशन करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर बहुत सारा एनर्जी देना पड़ता है सिस्टम में, फिर डबल बॉन्ड का जो सेकंड बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो टूट जाता है, बस सिंगल बॉन्ड बनता है। जब सिंगल बॉन्ड बन जाता है तब ये रोटेट करता है,
तो हमें बाहर से ऐड करना पड़ता डबल बॉन्ड के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर बाहर से ऐड करना पड़ेगा तो उसका रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए डबल बॉन्ड का रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होता दैन सिंगल बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है दोनों सिंगल बॉन्ड, लेकिन दोनों का रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो है, रोटेशनल एनर्जी रोटेट करने के लिए कितना एनर्जी बाहर से ऐड करना होगा वो डिफरेंट है इन दोनों सिस्टम में। वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें देखो। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, तो उसमें रेजोनेंस तो होगा ही, नाइट्रोजन एटम में पॉसिबल तो होता ही है, तो करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके का रेजोनेंस कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन एज देखो यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है और एक बॉन्ड में नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, एक बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है, तो दोनों इस तरह का रेजोनेंस करेगा तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उससे, हम उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही चीज़ें है, दोनों तरफ सेम चीज़ है, इस तरफ भी सेम चीज़ है, तो इस तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। जो एक्सप्लेन हमें करना है वो इस डायरेक्शन में करना है ना, वो इस डायरेक्शन में करना है, राइट। तो दोनों इस तरफ करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। आप देखो तो इस तरफ किस तरीके से कर सकते हैं हम, चलो कर लेते हैं। ये जो लोन पेयर है इस तरीके से अगर रेजोनेंस करेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेजोनेंस तो कंप्लीट होगा, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बार दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से रेजोनेंस होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एक और नेगेटिव होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म है यहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन होगा अगर ये नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व रहा तो। अगर नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व रहा तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक एरोमेटिक पार्ट बन जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक पार्ट। और पहले वाला तो एरोमेटिक है ही, पहले वाला तो एरोमेटिक है ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक बेंजीनिंग तो एरोमेटिक होता ही है, तो ये भी एरोमेटिक है। लेकिन इन द सेकंड केस में क्या होगा, देखो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो इस तरफ थोड़ी जा पाएगा क्योंकि लोन यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं, रेजोनेंस होगा ही नहीं। अगर रेजोनेंस होगा नहीं तो ये क्या है, कुछ एरोमेटिसिटी होगा ही नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इन जनरल ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम। आप बताओ नॉन एरोमेटिक मतलब क्या, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कहाँ पे अवेलेबल रहेगा ज़्यादा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा और यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, सिस्टम को एरोमेटिक बनाने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन, डन। तो देन किस तरीके की प्रॉब्लम्स, किस तरीके की सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन एज इस तरफ नहीं जा रहा है तो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन इस तरफ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया तो हमें क्या मिलेंगे, देखो प्लस आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज का डिलोलेशन यहाँ इस तरीके से तो होगा ही, ठीक है, इस तरीके से तो होगा ही, वो मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, तो आप और स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हमें और स्ट्रक्चर मिलते रहेंगे। लेकिन एज नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरफ नहीं जा पा रहा है तो नाइट्रोजन तो अपने लोन पेयर से इस तरफ रेजोनेंस करेगा, है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको एरोमेटिक बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इस तरफ कुछ यूज़ ही नहीं है उसका। अगर नाइट्रोजन इस तरफ नहीं रह रहा है तो ये बॉन्ड जो होगा ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। लेकिन देखो ये बॉन्ड देख लो अच्छे से, ये बॉन्ड में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन हो रहा है तो सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम इस तरीके का बन जाएगा, तो इसको रोटेट करना क्या होगा, टफ होगा। अगर रोटेट करना टफ होगा तो रोटेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब CN रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ये A ले लो, ये B ले लो, तो B का ज़्यादा होगा देन A। क्लियर हुआ आपको। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी के लिए। चलो आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कंपेयर द स्टेबिलिटी वीडियो है, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी क्वेश्चन है, तो इसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, तो फिर भी मैं एक बता रहा हूँ। देखो जो एनिवलिन होता है, आपको पता है एनिवलिन क्या होता है, तो एनिवलिन को अगर मैं लिखूँ तो 2 पार्ट होता है, ANNU, एन्यूल एंड इन। एन्यूल मतलब क्या होता है पता है, रिंग होता है, एन्यूल मतलब इसका मतलब होता है रिंग, और इन का मतलब क्या होता है पता है, इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड होता है। तो रिंग में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे एनिवलिन सिस्टम, ओके। तो मैंने इसको एरोमेटिक प्रॉब्लम में समझा दिया था ऑलरेडी। क्या होता है, ये जो फर्स्ट सिस्टम होता है, इसमें जो यहाँ पे हाइड्रोजन एक रहता है, ये दोनों हाइड्रोजन ना बहुत पास रहता है, ये दोनों हाइड्रोजन बहुत पास रहता है। अगर पास रहेगा तो ये ऊपर आ जाता है, ये भी ऊपर आ जाता है थोड़ा बहुत, या नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, ये सिस्टम अपना प्लानरिटी लॉस कर देता है। याद रखना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, लूज इट्स प्लानरिटी। अगर सिस्टम अपना प्लानरिटी लूज कर देगा तो क्या होगा, ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा,
10 एंड इनको एरोमेटिक होना चाहिए, बट सिस्टम प्लानरी लॉस करेगा, मतलब प्लानरी लॉस करेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होना मतलब कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं होना, तो इसलिए इसीलिए सिस्टम क्या बन जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। लेकिन सेकेंड सिस्टम में क्या होता है, जब हम इन दोनों सिस्टम में हाइड्रोजन को ओमिट करके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसमें ओमिट करके एक CH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं यहाँ पे बेस ऊपर के हिसाब से, तब ये सिस्टम बन जाता है एक प्लानर सिस्टम। अगर ये प्लानर बन जाएगा तो ये बन जाता है बस एक एरोमेटिक सिस्टम। देखो ठीक है, तो जब ये एरोमेटिक बन जाएगा तो हमें क्या पता है, एरोमेटिक सिस्टम इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक सिस्टम या नॉन एरोमेटिक सिस्टम। दैट्स वाई जो सेकंड सिस्टम होंगे ये वाला ज़्यादा स्टेबल होंगे देन दिस। तो याद रखने दोनों पार्टिकुलर एग्जाम्पल नेट गेट जैम में बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, डन। चलो आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इस क्वेश्चन का आप। ओके, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, ड्रॉ ना करके इसको मैं नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। चलो अब ठीक है, इसको ये ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठा देता हूँ। देखो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में, हमें ऑलरेडी ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है ना, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये बहुत देखो बहुत पास है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, ये दोनों अपने आप पे रिपल्शन क्रिएट करेगा। और आपने रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, देन क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट करते वक्त रिपल्शन अगर क्रिएट करेगा तो ये सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। अगर अनस्टेबल बन जाएगा तो हमें क्या करना है, बेसिक ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसको एक्सप्लेन करना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, ये क्यों एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। दोनों स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट होता है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको NET। मैंने क्या बोला, बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना पड़ता। चलो मैं कर देता हूँ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म। तो इसको अगर कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है तो इस प्लस खिलाना पड़ेगा नाइट्रोजन को, तो मैं एक नाइट्रोजन से खिला रहा हूँ इस प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। देखो मेरे साथ कॉपी करो, आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। ET NET, तो यहाँ पे H मिल जाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मिल चुका है। अब क्या देखो, अगर सेकेंड नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में क्या फॉर्म हो सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, एक स्टेबल सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम एक स्टेबल बन रहा है। तो ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम एक H प्लस को खाएगा, अगर खाएगा मतलब एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना, मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल होगा तो कोरस्पॉन्डिंग जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है उसका बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल बन रहा है। अगर स्टेबल बन रहा है देन दैट मीन्स इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, वो क्या है, एक बेसिक है। बेसिक क्यों है, क्योंकि ये इजीली H प्लस खाएगा, खा के स्टेबल बन जाएगा। तो बेसिसिटी मतलब क्या होता है, H प्लस को खाना ही तो होता है, या फिर लोन पेयर को यूज़ करना ही तो होता है, लोन पेयर डोनेट करना ही तो होता है। डोनेट करके क्या कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, है ना। इसीलिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेसिक सिस्टम है, ये सिस्टम एक बेसिक सिस्टम है। क्लियर। चलो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15 एग्जाम्पल। ओके, चलो इन दोनों में से हमें देखना है किसका एसिडिटी, किसका बेसिसिटी ज़्यादा है। चलो देख लेते हैं। तो इसी सेम लॉजिक में क्या करूँगा, मैं H प्लस खिलाऊंगा दोनों को, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो ये भी खाएगा, मान लो इसको ये भी खा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये जो है ना, ये एक प्लेन में, मतलब ये जो जिस स्क्रीन पे मैं काम कर रहा हूँ, स्क्रीन मान लो, स्क्रीन के ऊपर ट्राइंगल है एक प्लेन में, और इसके ऊपर जो पेन से मैं लिख रहा हूँ, उस पेन, वो पेन मान लो परपेंडिकुलर है। तो ये और ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, ये प्लेन जो है और ये जो है लाइन जो है, इन दोनों में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, याद रखना। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर होगा तो अब चलो ड्रॉ कर लेते इसको। अब अगर मैं करूँगा NH2, सॉरी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो NH3 नाइट्रोजन के ऊपर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, NH2 और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, और दूसरा जो होगा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होगा NH2, यहाँ पे लोन पेयर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे NH2 है अपोजिट साइड में, अगर इसने NH3 को खा लिया,
यहाँ पे एक प्लस बन जाएगा। लेकिन देखो ये पूरा ऑपोजिट, ये ऊपर है ये नीचे है ऑपोजिट साइड में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ही नहीं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ही नहीं देन हम क्या बोल सकते हैं, ये सिस्टम लेस स्टेबल है, ये सिस्टम मोर स्टेबल है। मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल है देन ये कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उसका बेसिसिटी ज़्यादा है देन दिस, तो ये सिस्टम मोर बेसिक होगा देन दिस। क्लियर हुआ? चलो ओके डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयर द बेसिसिटी। अब सेम लॉजिक है, देखो इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए इस सिस्टम में यूज़ कर लेगा। इसका लोन पेयर एक पिरिडिन सिस्टम है, इसका लोन पेयर क्या होगा, ये ऑलरेडी एरोमेटिक है तो इसके ऊपर अवेलेबल रहेगा ये यूज टू बी एरोमेटिक बनने के लिए ये अपना लोन पेयर यूज़ कर लेगा। और इसके ऊपर जो लोन पेयर अवेलेबल है वो क्या करेगा, देखो ये जो सिस्टम है ना, ये जो रिंग बॉन्ड होता है वो क्या करता है, रिंग बॉन्ड का प्लस आई इफेक्ट शो होता है, तो इसका नेगेटिव जो लोन पेयर होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस, है ना। तो इस सिस्टम में, इस पार्टिकुलर सिस्टम में जो सिस्टम हमें दिख रहा है बी में, ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो सिस्टम बी और ए का जो होगा इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो यूज़ हो रहा है दैट मीन्स इसका एरोमेटिक बनने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका अवेलेबिलिटी होगा नहीं, तो इन दोनों में से अवेलेबिलिटी देखना है। तो सिस्टम सी में जैसे कि मैंने बताया, इसके रिंग बॉन्ड के प्लस इफेक्ट के थ्रू इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा लोन पेयर का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। और सी में क्या हो रहा है, इसमें बस इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है और सिस्टम एरोमेटिक भी है, मतलब ये स्टेबल है, अवेलेबल है, और इसका अवेलेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो रहा है। अब जब अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है व्हाट डज दैट मीन कि ये बहुत ईजिली ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्लस इफेक्ट तो क्या होगा, सिस्टम सी के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगा। तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर कंपेयर करें तो क्या होगा, सी का मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहेगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। देखो बी और सी में कंपैरिजन करना थोड़ा टफ है, बट इस तरीके से समझना कि बी में सिस्टम के अवेलेबल है, इट्स ओके, लेकिन सी में अवेलेबल तो था ही, उसके ऊपर से यूज़ तो नहीं हो रहा था, उसके ऊपर से इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो इंक्रीजेज अवेलेबल और लेस, ओके, डिक्रीज हो रहा है इसमें, इसीलिए बी ये ऑर्डर होगा हमारा एग्जैक्ट बेसिसिटी ऑर्डर, राइट। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये दोनों सिस्टम हमें लेना है, तो इन दोनों सिस्टम में हमें देखना है कौन सा नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन दोनों सिस्टम में इस तरीके का चीज़ें रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, डन। चलो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ठीक तरीके से, तो ये सिस्टम क्या करता है एग्जैक्टली ना, इस तरीके से नहीं रहता। ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है ना, देखो तीन रिंग है यहाँ पे, 1 2 और ये पूरा 3 रिंग है, 3 रिंग एक प्लेन में नहीं रह सकता। तो ये किस तरीके से रहता है सिस्टम, ये सिस्टम रहता है एक्चुअली इस तरीके से, ये वाला ये, और दूसरा जो सिस्टम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम रहेगा। अगर ये सिस्टम इस तरीके से रहेगा देन हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी देखना है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी देखना है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर, अवेलेबिलिटी देखना है। देखो याद रखना, ये जो पोजीशन होता है ना, ये पोजीशन में ये जो दोनों सिस्टम है ये दोनों एक ही प्लेन में रहता है, ठीक है, मान लो ये दोनों सिस्टम एक प्लेन में रहता है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का देख लो, इस तरीके का, ये जो प्लेन है इस दोनों सेम प्लेन में रहता है। जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है ये और ये दोनों ना इस तरीके से सेम प्लेन में रहता है। ये जो अगर प्लेन हुआ मेरा इस तरीके से रहेगा, और ये जो ऊपर दिख रहा है ना जो ग्रुप, ये ऊपर उठ जाता है इस तरीके से, सेम तरीके से सिमिलरली, मतलब ये सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये सिस्टम पूरा अलग अलग प्लेन, ऊपर प्लेन में, राइट। अगर इस तरीके का होगा तो रेजोनेंस होने के लिए मैंने क्या बोला था, सेम प्लेन में सिस्टम को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है ना, ये सेम प्लेन में नहीं रहता। अगर सेम प्लेन में बाकी इसके साथ नहीं रहता तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस तरीके का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इस सिस्टम को देख लो, ये मैंने क्या बोला, ये सिस्टम एक ही प्लेन में, ये सिस्टम एक ही प्लेन में रहता है, ये सिस्टम का नाइट्रोजन का लोन पेयर रहेगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का डेंसिटी होगा डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा, और इस सिस्टम में नाइट्रोजन का लोन पेयर जो रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा।
ओके, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर लोन पेयर का कंसेंट्रेशन, लोन पेयर का कंटेंट, टोटल कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर लोन पेयर का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स अवेलेबल है। यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अवेलेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा तो इसके ऊपर तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, तो उसके में बिजी रहेगा ये। अगर अवेलेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो किसका बेसिसिटी ज़्यादा है, जिसके ऊपर अवेलेबल ज़्यादा है तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो सिस्टम को इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पोजीशंस होते हैं ना, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, ये जो पोजीशंस, ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, या फिर ये वाला जो पोजीशंस होते हैं इसको बोलते हैं, याद रखना, ब्रिज हेड पोजीशन। और ये पोजीशन में कोई भी लोन पे रहता तो, या फिर कुछ भी रहता तो वो बाकी सिस्टम के साथ, मतलब इसके साथ या फिर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्रिज पोजीशन का सिस्टम, चीज़ें, एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। आई होप नाउ इट्स क्लियर। चलो क्वेश्चन 18 में जाते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या होगा, हमें इस तरीके का सिस्टम को भी अलग तरीके से ड्रॉ करना है। चलो इसको मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ये जो बेंजीन रिंग होगा ये सेम प्लेन में रहेगा, इट्स ओके। लेकिन बाकी जो सिस्टम है ना, देखो इसमें 1 2 और पूरा 3 रिंग है, मतलब इसको भी हमें उस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको भी हमें उस तरीके से ड्रॉ करना है, इस तरीके से। और ये हो गया हमारा सिस्टम, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया लोन पेयर। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे ब्रीजर पोजीशन में, ये एट ब्रीज हेड पोजीशन। अगर ये ब्रीजर पोजीशन में तो क्या होगा, नो रेजोनेंस, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखो दोनों सिस्टम एरोमेटिक है, ये पिरिडीन का एक सिस्टम है, ये नॉर्मल सिस्टम है। तो नाइट्रोजन क्या होगा, ये नाइट्रोजन इजीली इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पार्टिसिपेट्स इनटू, देखो ये रेजोनेंस का वीडियो नहीं है, रेजोनेंस का वीडियो होता तो मैं दिखा देता। ठीक है, रेजोनेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्लास 12 से, तो मैं अभी रेजोनेंस ड्रॉ नहीं करूँगा, बस मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना है, बेसिसिटी कंपेयर करना है। तो अगर ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, देन क्या इसके ऊपर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा और इसके ऊपर ये ब्रीजेड पोजीशन पे रहने के कारण इसका अवेलेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगा, देन इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा देन दिस। हो गया एक्सप्लेनेशन, राइट। चलो एग्जांपल 19 ले लेते हैं। 19 में क्या है, देखो कंपेयर द, हमें बेसिसिटी कंपेयर करना है। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, या फिर ये जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, इन तीनों में। तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी 3 रिंग है, तो इस सिस्टम को हम इस तरीके से नहीं देख सकते, ये एक नाइट्रोजन जो होगा ये ब्रीज हेड पोजिशन में होगा। ठीक है, किस तरीके से, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसको, सॉरी नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ नाइट्रोजन एटम को। अब क्या करना है, अब ये जो सिस्टम है, तो नाइट्रोजन के बाजू में ये डबल बॉन्ड O है, और डबल बॉन्ड O जहाँ पे है उसके 1 2 सेकेंड कार्बन में, मतलब इस तरीके का एक बॉन्ड है, दैट मीन्स इस तरीके का एक बॉन्ड है। देखो ये सिस्टम है हमारे पास ये सिस्टम आ गया है। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होगा, कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहेगा। अब सेकंड सिस्टम में आ जाते हैं। ये जो लोन पे रहेगा ना, ये लोन पे देखो इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और करके क्या मिलेगा, येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे प्लस, नाइट्रोजन के साथ CH3 एक, ठीक है, और यहाँ पे एक O-, और यहाँ पे तो है ही सिस्टम। एट द सेम टाइम ये जो लोन पेयर है, ये भी तो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूँ इसको, एक साथ 2 नहीं करेगा, अकेले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, और O-, यहाँ पे नाइट्रोजन एज यूजुअल रहेगा, फिर यहाँ पे लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। और फर्स्ट सिस्टम के लिए क्या हो रहा है, फर्स्ट सिस्टम के लिए मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। फर्स्ट सिस्टम के लिए बस ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरीके से अवेलेबल रहेगा रेजोनेंस के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे O-, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, यहाँ पे CH3, डन। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये फर्स्ट सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो।
सिस्टम ए में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर बस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ए नाइट्रोजन के लोन पेयर फुली टेकिंग पार्ट इनटू द रेजोनेंस टोटली, ओके, फुली पार्टिसिपेटिंग टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर से रेजोनेंस में टोटली, क्योंकि और पॉसिबल है नहीं रेजोनेंस, तो नाइट्रोजन ही बस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और कोई भी सिस्टम अगर वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल रहा तो सिस्टम ऑफकोर्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। सेकंड सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो सेकंड सिस्टम में ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये भी कर रहा है रेजोनेंस, और एट द सेम टाइम ये जो पाई बॉन्ड ये भी कर रहा है रेजोनेंस। अब बताओ, अगर पाई बॉन्ड थोड़ा सा भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है, अगर वो भी कर रहा है तो मैं थोड़ा कम करता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो रेजोनेंस जब होगा तब ये नहीं कर पाएगा क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस को, ये वाला रेजोनेंस जो है इस तरफ का नाइट्रोजन का रेजोनेंस जो है ऑक्सीजन के साथ, इसको हैम्पर कर रहा है, थोड़ा सा रेजोनेंस का हैम्पर करना बोलता है, डिस्टर्ब करना बोलता है। अगर ये रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है दैट मीन्स ये रेजोनेंस थोड़ा सा कम होगा, है ना, ये रेजोनेंस थोड़ा सा कम होगा देन दिस, तो इसमें पूरी तरीके से फुली रेजोनेंस होगा, फुली पार्टिसिपेटिंग नाइट्रोजन एटम। और यहाँ पे पार्शियली पार्टिसिपेटिंग, पार्शियली किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, पार्शियली पार्टिसिपेटिंग, मतलब पार्शियली पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है, मतलब इस सिस्टम में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल रहेगा देन दिस, डन। और ये सिस्टम में तो नाइट्रोजन तो ब्रीजेड पोजीशन में, मतलब नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो इसमें अवेलेबल मैक्सिमम रहेगा, देन पार्शियली पार्टिसिपेट करेगा जहाँ पे वहाँ पे अवेलेबल मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, उसके बाद फुली पार्टिसिपेट करेगा, मतलब यहाँ पे अवेलेबल सबसे कम रहेगा। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, ये मतलब सी देन बी देन ए, ये होगा हमारा बेसिसिटी ऑर्डर और अवेलेबिलिटी ऑर्डर। अवेलेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, तो बेसिसिटी ऑर्डर और अवेलेबिलिटी ऑर्डर हमें बन जाएगा ये। क्लियर हुआ? आई होप नाउ इट्स टोटली क्लियर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। 20 में हमें क्या करना है, ये दो अलग अलग देखो कार्बोकैटन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कार्बोकैटन है जिनका स्टेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। तो किस तरीके से करना है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस रेजोनेंस दिखाना है। स्टेबिलिटी तो क्या होता है, रेजोनेंस से ही दिखा सकते हैं हम। चलो ड्रॉ कर लेते सिस्टम को हम, बस जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा ना बस रेजोनेंस कर देना आंखें बंद करके, फिर देखना आपको आंसर अपने आप मिल जाएंगे। NO2 ग्रुप है, तो NO2 को मैं तोड़ के लिखता हूँ, फिर क्या होगा, NO2 के साथ अगर कोई रेजोनेंस पॉसिबल होगा ना वो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है, और कार्बन के ऊपर नहीं, ओके। यहाँ पे एक OH डबल बॉन्ड हो गया। अब दूसरा रेजोनेंस इस तरीके का होगा, अगर इस तरीके का हुआ ये और यहाँ पे OH, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा इस तरीके का होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो एक और पॉसिबिलिटी है, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल रेजोनेंस हो कर दो। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, OH रहेगा, और एट द सेम टाइम OH के साथ साथ यहाँ पे एक प्लस चार्ज भी फॉर्म हो जाएगा और लोन पेयर एक रहेगा, और हमें मिल चुके हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, डन। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। अब यहाँ पे सेकंड सिस्टम में करते हैं, चलो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, चलो कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज OH, यहाँ पे NO2, ठीक है, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तोड़ दूंगा उसको। तो फिर यहाँ से यहाँ पे होगा रेजोनेंस, कर दिया मैंने रेजोनेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तोड़ दिया मैंने इस सिस्टम के लिए, देखो आप नोट करो। अब इस सेकंड सिस्टम में आप पॉसिबल रेजोनेंस हो क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आता, या फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आता, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हमें किस में ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहा है, देखो इसमें 1 2 3 स्ट्रक्चर मिल रहा है रेजोनेंस के बाद, यहाँ पे 1 और 2 बस 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर, ओनली 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये जो सिस्टम है ये मोर स्टेबल है, जो ये कार्बोकैटन है ये मोर स्टेबल है देन द अदर। क्लियर हुआ? चलो डन। अब नेक्स्ट स्टेबिलिटी देख लेते हैं। चलो इनमें क्या होगा, देखो इसमें भी हमें कार्बोकैटन, दोनों सिस्टम अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 अलग अलग कार्बोकैटन है। इसमें स्टेबिलिटी देखना है, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा होगा। पॉज करके आंसर निकालो, लॉजिक लगाओ, फिर मिला लो मेरे से। नॉन पॉसिबल है, पॉसिबल। अब बताओ कौन, दोनों पॉसिबल है क्या,
ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ब्रीज हेड पोजीशन में है, ब्रीज हेड पोजीशन में है। अगर ब्रीज हेड पोजीशन में रहेगा मतलब डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है सिस्टम। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा रेजोनेंस, तो हमें कोई स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ही नहीं। लेकिन इस सिस्टम में क्या होगा, देखो इजीली हम रेजोनेंस कर सकते हैं। R2N, N के ऊपर प्लस डबल बॉन्ड CR, है ना। यहाँ पे देखो सारे सिस्टम ऑक्टेट फुलफिल्ड भी है, ये सिस्टम में हर कोई ऑक्टेट फुलफिल भी है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा देन द अदर। क्लियर हुआ। स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बेसिसिटी को नहीं। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें अवेलेबिलिटी कम होगा, इसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा देन दिस। क्लियर हुआ, ओके। चलो अब कंपेयर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है, चार सिस्टम है टोटल, ठीक है। तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कार्बोकेटायन है इसमें, तो मिथाइल का प्लासा इफेक्ट, सिमिलरली इस मिथाइल का प्लासा इफेक्ट के थ्रू, प्लासा इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करना होता है, तो इस कार्बोकेटायन को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। प्लासा इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबल किया जाएगा, और एट द सेम टाइम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी काम करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये जो है अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है उसका नेक्स्ट कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो होगा। मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, वो आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव के वीडियोस में अभी तक मिल चुके होंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अपना प्लासा इफेक्ट शो करेगा। लेकिन ये एक sp2 मतलब ये जो कार्बन एटम के ऊपर है ना, ऑलरेडी ये कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकता, रेजोनेंस पॉसिबल होगा ही नहीं। इस सिस्टम में देखो, इस पार्टिकुलर इस सिस्टम में एक तरीके का रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, सिस्टम साइक्लिक भी है, व्हाट डज दैट मीन, देखो अगर मैं रेजोनेंस करूँ तो क्या मिलेंगे हमें, सिस्टम साइक्लिक भी है और भी रेजोनेंस होता रहेगा कंटिन्यूसली, मतलब ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ओनली अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होता है, यानी इक्वल्स टू 0, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होता है, यानी इक्वल्स टू 0, तो इसलिए ये सिस्टम क्या है, कि ये सिस्टम एक एरोमेटिक सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और इस सिस्टम में क्या होगा, बस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा सिस्टम, हो गया, एक स्ट्रक्चर मिल चुके हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, याद है आपको, मैंने आपको क्या बोला था, याद है, पहले बहुत पहले मैंने बोला था, रेजोनेंस इफेक्ट मैक्सिमम प्रायोरिटी देना है हमें, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव को देना है, फिर क्या देना है, इंडक्टिव इफेक्ट को देना है, राइट। तो आप उसको काम पे लगाओ, उस थ्योरी को काम पे लगाओ। देखो पहले बात क्या है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करें, ये सिस्टम एरोमेटिक है, ये साइक्लिक नहीं है, तो एरोमेटिक सिस्टम मोर स्टेबल होता है देन नॉन एरोमेटिक और अदर सिस्टम। इसीलिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे मिलेंगे हमें सी, उसके बाद कौन आएगा, रेजोनेंस डी में भी हो रहा है डी, उसके बाद ए और बी में क्या हो रहा है, ए में हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है देखो, और एट द सेम टाइम बी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस इंडक्टिव, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, तो उसके बाद आ रहा है ए, उसके बाद आ रहा है बी, हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो 22 हो गया, 23 में आ जाते हैं। 23 में कंपेयर द स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी देखो ये क्या है, अभी हमने किया, ये एरोमेटिक सिस्टम है एक, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो जिस कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप ट्राई करके भी इसमें रेजोनेंस नहीं कर सकते, अगर नो रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबल थोड़ी होगा, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। क्लियर, रेजोनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो उस कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो जिस कार्बन के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ताकि रेजोनेंस हो पाए। यहाँ पे रेजोनेंस ट्राई करो, देखो नहीं कर पाओगे रेजोनेंस, तो ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। डन। चलो 24 एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है हमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, नथिंग पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखना नथिंग पॉसिबल, ठीक, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पॉसिबल है, पता है क्या, यहाँ पे सिस्टम में, इस पार्टिकुलर सिस्टम में देखो ये रिंग बॉन्ड का प्लासा इफेक्ट, रिंग प्लासा इफेक्ट, तो प्लासा इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्लासा इफेक्ट के थ्रू। अगर प्लासा इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन, ये थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखो क्या हो रहा है,
ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा अच्छे से। वो भी अगर मैंने ऐसे किया, देखो अच्छे से, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक प्लस, इस तरीके का सिस्टम। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें, प्लस चार्ज यहाँ पे। फिर एक और स्ट्रक्चर मिलेंगे इस तरीके का, मतलब और स्ट्रक्चर मिलेंगे। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं। अब बताओ, वो जो ऑर्डर मैंने पहले दिखाया था आपको, जो ऑर्डर मैंने पहले दिखाया था, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेटिव, इंडक्टिव, ये इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट के थ्रू किसको बोलोगे ज़्यादा स्टेबल है? ये सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल है। उसके बाद ये सिस्टम है, उसके बाद ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, डन। तो ये बी, ये ए, ये बी, ये सी, मतलब ऑर्डर क्या होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, हो गया हमारा, मिल चुके हैं हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर हुआ? चलो अगला एग्जाम्पल ले लेते। 28 एग्जाम्पल्स है, अब 2-3 एग्जाम्पल्स बचा हुआ है। ये भी तीनों कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हमें देखना है। इसमें बस प्लासा इफेक्ट शोक होगा 3 मिथाइल ग्रुप के थ्रू, ठीक है, और एट द सेम टाइम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू, है ना। 3 अल्फा अल्फा, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, क्योंकि प्लस चार्ज के बाजू वाले कार्बन है। प्लस चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा हाइड्रोजन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो होगा। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, फिर बोर हो जाओगे आप, डन। इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों दिखा रहा है ये। सेकंड सिस्टम में क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस आई शो हो रहा है, प्लस आई शो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम OMe ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। किस तरीके से, देखो देख लो, अगर शो होगा डबल बॉन्ड OMe हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। तो इस सिस्टम में सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, इस सिस्टम में सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल है, ऑक्टेट फुलफिल है, ऑक्टेट फुलफिल है। तो मैंने क्या बोला था रेजोनेंस के वीडियो में, जिस देखो सारे एक साथ ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल होता है वहाँ पे सिस्टम मैक्सिमम स्टेबलाइज होता है, डन। तो यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या सिस्टम है, बताओ ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है। मान लो यहाँ पे हम में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो ये क्या सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पे इस ब्रीजर पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ब्रीजर पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल थोड़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे मान लिया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऊपर भी 1-2 हाइड्रोजन है, बट ये है तो ब्रीजर पोजीशन में, मतलब सिस्टम प्लेन में है ही नहीं। तो जब प्लेन में नहीं है सिस्टम थोड़ी स्टेबल होगा। तो इसको लो ए, इसको लो बी, इसको लो सी। अब बताओ ये तो स्टेबल है ही नहीं, ये मैक्सिमम ऑक्टेट फुलफिल है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस दोनों दिखा रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों दिखा रहा है, तो रेजोनेंस मोर प्रायोरिटी होता है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बी मैक्सिमम स्टेबल होगा, देन होगा ए, एट लास्ट होगा सी। क्लियर हुआ? आई होप नाउ इट्स क्लियर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज का अवेलेबिलिटी ऑन द प्रीज हेड पोजिशन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। देखो अच्छे से, कार्ब एनायन, ये देखो स्टेबिलिटी किसका देखना है, कार्ब एनायन का। ये क्या है, सारे कार्ब एनायन, कार्बोकैटायन नहीं, कार्ब एनायन है ये। अब इसमें क्या है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहाँ पे अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग विल ऑकर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, रिंग बॉन्ड का प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी था और नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होगा, अनस्टेबल बन जाएगा सिस्टम। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है बट यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल बन रहा है। एज यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल बन रहा है तो क्या होगा, ये सिस्टम में देखो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, कर पाओगे आप रेजोनेंस इजीली। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, तो इजीली रेजोनेंस का डीलोकलाइजेशन होगा। अगर डीलोकलाइजेशन होगा मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सिस्टम अनस्टेबल बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें से मैक्सिमम स्टेबल कौन है, मैक्सिमम स्टेबल है सी। ओके, उसके बाद देखो बी और ए में क्या होगा, बी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लासा इफेक्ट। ए में तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिंग है नहीं, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, रिंग नहीं है बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डन। तो इसीलिए क्या होगा, ये सिस्टम ए जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा,
ए ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा और बी लेस स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ा के सिस्टम जो लोकलाइज नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव रेजोनेंस में मतलब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो लोकलाइज सिस्टम है। और लोकलाइज सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल ही होता है, राइट। तो ये भी लोकलाइज्ड है, बट देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है सिस्टम, लेकिन इसमें लोकलाइज तो है, उसके साथ एट द सेम टाइम और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। तो हो गया हमारा सिस्टम। और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, पता है क्या, देखो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें इस जो स्ट्रक्चर है मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दूँ, ठीक है, इन दोनों सिस्टम को मैं क्लीन कर दूँ। यहाँ पे देखो नोट करना इसको, और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सीख लो इसको। तो यहाँ पे क्या होना है, देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर 3 हैंड होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, और चौथा क्या, एक बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे 3 हैंड होना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक होता है, 1 2 3 डन। तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, एक हाइब्रिड, एक लोन पेयर कंसिडर कर सकते हो इसको। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया सबका। अब हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बोला था बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर भी है, और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हमें कंसीडर नहीं करना, तो 3 है, मतलब 3 मतलब क्या है, sp2 है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और एक 4, sp3 है। अब मैंने क्या बोला था, sp2 में एस कैरेक्टर कितने होते हैं, 33%, sp2 में sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है। और जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस कार्बन, ओके, देन दिस कार्बन। अगर ये कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा देन दिस कार्बन। मतलब देखो फिर इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये अच्छे से होल्डिंग नहीं होगी इस कार्बन के थ्रू, बट ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के थ्रू अच्छे से होल्ड कर पाएगा, ये कार्बन अच्छे से इजीली होल्ड कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, हुआ ना, है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो 2 तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन इस कैरेक्टर से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देख लो, किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कैरेक्टर रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो 27 एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, 5 स्ट्रक्चर मिले हैं हमें, तो नाम दे देते हैं, 5 का नामकरण कर देते हैं, A B C D E। 5 स्ट्रक्चर हमें मिल चुके हैं। 5 में से क्या है हमें देखना है, स्टेबिलिटी। 5 क्या है, कार्ब एनायन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सिस्टम को क्या हो रहा है, देखो ऑलरेडी सिस्टम में नेगेटिव चार्ज था, और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू सिस्टम को अनस्टेबल बना दूंगा मैं, अनस्टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिस्टम में तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करने लायक कुछ है नहीं, तो ये नॉर्मल सिस्टम है, एक नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, डन, नॉर्मल सिस्टम है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है देन दिस, अनस्टेबल से ज़्यादा स्टेबल है, हो गया। इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये स्टेबल सिस्टम है एक, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है मतलब स्टेबल सिस्टम है, रेजोनेंस आर इफेक्ट के थ्रू। इस सिस्टम में देखो, ये सिस्टम देखो नेगेटिव चार्ज एक कार्बन के एटम के ऊपर फिक्स्ड है, जिस तरीके से ये फिक्स्ड है, जिस तरीके से ये फिक्स्ड था उस तरीके से। और ये क्या है, एक sp2 कार्बन एटम है, एक sp2 एटम है, sp2 एटम है, राइट। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस क्यों होगा, ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा उससे। ये सिस्टम बहुत बार आ चुका है हमारे सामने, एरोमेटिक बन जाएगा। अब बताओ इसमें आपको समझ में आ गया होगा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, समझ में आ गया ना। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 5 का मैक्सिमम होगा, मतलब ई का मैक्सिमम होगा, ये ई सिस्टम का मैक्सिमम होगा, ओके, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है और वो एरोमेटिक भी है। उसके बाद रेजोनेंस किस में हो रहा है, सी में हो रहा है, तो सी होगा। उसके बाद कौन हो रहा है, देखो sp2 कार्बन, ये इन तीनों में से किसका ज़्यादा होगा, देखो इसमें बस ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके बैठा है और इसमें अनस्टेबल बन रहा है, ये नॉर्मल सिस्टम है। तो क्या हो जाएगा, ये जो बी सिस्टम है ना, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, बस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, sp3 है देखो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब बताओ sp3 में 25% इस करेक्टर, sp2 में 33% इस करेक्टर, किसका इस करेक्टर ज़्यादा है, बोलो इसका इस करेक्टर ज़्यादा है। अगर इसका इस करेक्टर ज़्यादा है देन ये इजीली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इस कार्बन एटम। अगर ये कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, ये कार्बन एटम। तो आज अगर अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा इस सिस्टम स्टेबल बनेगा, तो इसीलिए आ रहा है डी। उसके बाद आएगा बी, और अनस्टेबल कौन है, ए।
हमें मिल चुका है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स एस करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो आज का लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपेयर द बेसिसिटी। मैंने बोला था रैंडम एग्जाम्पल में करवाऊंगा। तो कंपेयर द बेसिसिटी, तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बना लेना है, सॉरी बेसिसिटी कंपेयर करना है मतलब कॉन्जुगेट एसिड बना लेना है। तो H प्लस खिला दो सबको, H प्लस खिला दो सबको, खिला दिया मैंने, एक एक करके हर किसी को खिला दूंगा मैं। तो ये बन जाएगा H प्लस खाएगा, ये भी खाएगा और ये भी खाएगा, क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं। NH2 बनेगा और एक प्लस एक हाइड्रोजन था पहले, अभी एक और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे NH2 जैसे था वैसे ही रहेगा, डन। सिमिलरली यहाँ पे भी NH2 प्लस हो जाएगा, CH3 NH2 इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 और NH3 बन के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के थ्रू जो इथाइल ग्रुप है ना उसका प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है, डन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, किस तरीके का रेजोनेंस होगा, ये जो एटम है इस तरीके से रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, मतलब एक प्लस आर और एक प्लस आई, और यहाँ पे बस प्लस आई। इस सिस्टम में देखो इस तरीके का एक रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस पॉसिबल होगा, मतलब एक प्लस आर और यहाँ पे दूसरे भी क्या होगा, प्लस आर, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब बताओ दोनों प्लस आर, एक प्लस आर और एक प्लस आई, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी रेजोनेंस है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो सेम लॉजिक में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक इंडक्टिव स्ट्रक्चर, ए बी, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या मतलब क्या होता है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा, ये मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा। उसके बाद ये होगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, और इसमें रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा, बस इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है। और अगर ये कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो ये मोर बेसिक है, मतलब बेसिसिटी ऑर्डर ए देन बी देन सी, मतलब कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी देखो और बेस का बेसिसिटी ऑर्डर बता दो, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखो और एसिड का एसिडिटी ऑर्डर बता दो, यही देखना है हमें, डन। तो आई होप सारे एग्जांपल्स मैं करवा चुका हूँ और कुछ है नहीं, तो बहुत सारे 28 एग्जांपल्स मैं अभी करवा चुका हूँ आपको। इसके अलावा आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और होगा नहीं कुछ, और एक और छोटा सा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर आई थिंक हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर कुछ छोटा छोटा टॉपिक आए तो मैं एक वीडियो में वो सारे टॉपिक इंक्लूड करके फाइनली एक और वीडियो बना दूंगा, और या फिर आपको अगर लग रहा है कि बेसिक में कुछ मिस हो गया तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो। अब हम डीप में जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर बाकी टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, चलो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।